गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू हरियाणा स्टडी आईक्यू। हरियाणा स्टडी आईक्यू चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा स्टडी आईक्यू के चैनल पर ये जो हमारी सीरीज चल रही है ड्रोन सीरीज मेंस कोर कंटेंट को लेकर, तो मेंस के कोर कंटेंट के जो कुछ टॉपिक्स हैं वो हम लोग यहाँ पर इस सीरीज में कवर कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट जो हमारी क्लास थी उससे जुड़ा हुआ टॉपिक है, क्योंकि लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की विशेषता। और भारतीय संविधान की विशेषताओं से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान की विशेषताओं के बाद आज की जो क्लास होगी, इस क्लास में हम लोग आज किस आपके साथ बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं के पार्ट नंबर 2 पर। ठीक है। उसके पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं एक नई शुरुआत, एक नए भरोसे के साथ। यहाँ पर आपकी पूरी सारी टीम आपको दिख रही है। इस टीम के साथ हम लोग यहाँ पर हरियाणा पीसीएस का जो आपका 2025-26 का बैच है या 25-26 को लेकर जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पर कोर कंटेंट दे रहे हैं। मेंस के कॉन्टेक्स्ट में द्रोण सीरीज और प्रीलिम्स के कॉन्टेक्स्ट में आपको कुरुक्षेत्र सीरीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जहां पर आपको मंडे टू सैटरडे आपकी कुरुक्षेत्र में लाइव क्लासेस होती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग टीचर्स लेकर आते हैं। उसके अलावा जब हम यहाँ पर बात करते हैं आपसे द्रोण सीरीज पर, तो द्रोण सीरीज पर आपको ये यूट्यूब सीरीज मंडे टू सैटरडे मेंस कोर कंटेंट को चीजें देखने को मिलती है। ठीक है। आज का जो लेक्चर होने वाला है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट नंबर 2 हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। पार्ट नंबर जो फर्स्ट था उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। यहाँ पर कुछ चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी। ये पूरे सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि भारतीय संविधान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जिन विशेषताओं में हम कुछ विशेषताओं पर बात कर चुके थे। जैसे हम लोगों ने बात कर ली थी लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फेडरल सिस्टम विद यूनाइटरी बाइस्ड सिस्टम। यहां तक की चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। ठीक है। मतलब हम लोगों ने कुछ विशेषताओं के आधार पर यह समझने का प्रयास किया था कि भारत का संविधान लेंथीएस्ट कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ऐसा क्यों है। ठीक है। ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, बहुत सारे सोर्सेस से हमने इसको अडॉप्ट करा है, तो ऐसा क्यों है, हम लोगों ने इसका अलग अलग जगह से इसको अडॉप्ट क्यों करा है। और तीसरी चीज है फेडरल सिस्टम विथ यूनाइटरी बाइस्ड। फेडरल सिस्टम विथ यूनाइटरी बाइस्ड मतलब है कि हमारा जो व्यवस्था है, हमारी जो व्यवस्था है वो संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन उस संघात्मक शासन व्यवस्था में भी कुछ तत्व ऐसे हैं जो एकात्मकता को दिखाते हैं, यूनाइटरी सिस्टम को दिखाते हैं। और वहां हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था कि कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो फेडरल फीचर्स कहलाते हैं और कौन से फीचर्स ऐसे हैं जिनको हम यूनाइटरी फीचर्स कह सकते हैं। ठीक है। अब उसी के आगे की चीजों को हमको यहाँ पर बढ़ाना है। तो जो अगली विशेषता है वो विशेषता क्या कह रही है, वो कह रही है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या कह रही है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो दोस्तों अब हमको बात करनी है कि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्या। व्हाट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? संसदीय शासन प्रणाली क्या है? संसदीय शासन प्रणाली भारत ने क्यों अडॉप्ट करी? संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है? और ये अध्यक्षीय शासन प्रणाली से किस तरीके से भिन्न है या किस प्रकार से उससे अंतर रखती है। ठीक है। तो जब हम यहाँ पर बात करेंगे आपके साथ संसदीय शासन प्रणाली पर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर हमको क्या दिखाई देगा? जब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमको क्या दिखाई देता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को यदि हम समझने का प्रयास करें, संसदीय शासन प्रणाली को समझने का प्रयास करें, तो संसदीय शासन प्रणाली में आपको क्या दिखेगा, वो थोड़ा सा यहाँ पर देखने का प्रयास करो। ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब ही है ऐसी सरकार जिसका निर्माण संसद के द्वारा होता है। दोस्तों यहाँ पर यदि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देन व्हाट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं, इसका मतलब ये कि ऐसी सरकार जो संसद से बनती है। हमारे यहाँ संसद है, संसद में क्या है? संसद में दो सदन है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को हम क्या कहते हैं? एमपी कहते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं सर? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है। अब ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही आगे चलकर क्या बनते हैं? आगे चलकर इनमें से कोई प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है। आगे चलकर इनमें से कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा और इन्हीं में से ही कोई व्यक्ति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी बनेगा, यानी मंत्री परिषद का सदस्य बनेगा, यानी मंत्री। ठीक है। और मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री मिलकर भी यही क्या कहलाते हैं? यही तो कहलाती है सरकार। ठीक है। यही क्या है? यही तो गवर्नमेंट है। ठीक है। तो यहां से स्पेशली आपको एक चीज क्लियर हुआ कि जो सरकार है वो संसद से बनती है।
ठीक है, जो सरकार है वो संसद से बन, और जब सरकार संसद से बन रही है इसीलिए इसको क्या कहा गया है, संसदीय शासन प्रणाली या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है, ऐसी सरकार जो संसद के सदस्यों से ही बनती है। अब यहाँ पर एक चीज और समझिएगा, ये जो संसद है इसको हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी में यदि हम इसको कहें तो इसको लेजिस्लेटिव, क्या कहते हैं सर, लेजिस्लेटिव। ठीक है, दूसरी तरफ जो सरकार है, गवर्नमेंट है, इसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, क्या कहते हैं सर, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो ऐसी सरकार या ऐसी एग्जीक्यूटिव जिसका फॉर्मेशन लेजिस्लेटिव से ही हुआ हो, वो क्या कहलाती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहलाती है। अब जब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे, जब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको क्या दिखाई देगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थोड़ा सा और आगे, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको दो चीजें दिखाई, ठीक है, आपको दो चीजें दिखाई। क्यों, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डबल एग्जीक्यूटिव होती है, क्या होती है, डबल एग्जीक्यूटिव होती है। जब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो आपको डबल एग्जीक्यूटिव यहाँ पर दिखाई देगी। डबल एग्जीक्यूटिव जो दिखाई देगी वहां पर क्या होगी, एक तो दोहरी कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका में एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होगी और एक रियल एग्जीक्यूटिव। जब हम नाम मात्र की कार्यपालिका की बात करते हैं या नॉमिनल एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता है, ठीक है, जो हेड होता है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, और जो रियल एग्जीक्यूटिव होती है, जो वास्तविक कार्यपालिका होती है, इस वास्तविक कार्यपालिका का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, और इसीलिए इसको प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, हम कैबिनेट, जो आपकी सरकार जो आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसको प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट या इसको हम कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैबिनेट गवर्नमेंट। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल जो एक ग्रुप होता है वो कैबिनेट ही होता है। अब ये कैबिनेट क्या है सर, कैबिनेट इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, ये कुछ मंत्रियों का समूह, एक छोटा समूह है जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज को संभालने वाले मंत्री होते हैं, और इन मंत्रियों के समूह को ही क्या कहा जाता है, कैबिनेट कहा जाता है। ठीक है, और कैबिनेट सरकार हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि किसी का होता है तो वो कैबिनेट का ही होता है। किसका होता है, कैबिनेट का होता है। ठीक है, उसके अलावा एक चीज और समझना है कि जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कैबिनेट का, और कैबिनेट से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल पीएम का होता है। खासकर तब जब पूर्ण बहुमत की सरकार होती है, उस टाइम पे प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। मजबूत कहने का मतलब पावरफुल या बॉडी बिल्डर नहीं, मजबूत कहने का मतलब है कि उसकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें तो इंदिरा गांधी की सरकार, जब वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बनती है 1971 के आसपास। ठीक है, और उसके बाद एक कहानी और यदि आप देखें तो वो सरकार आपकी होती है अ, मोदी जी की सरकार, जो 2014 में बन के आई थी। इस बार वाली उतनी महत्वपूर्ण नहीं, क्यों, क्योंकि इस बार वो गठबंधन पे है। लेकिन 2014 से लेकर 2019 तक उनकी पार्टी की फुल मेजोरिटी थी। 2019 से लेकर 2024 तक उनकी उनकी इसमें भी उनकी फुल मेजोरिटी थी। तो इसलिए वो जो आपकी सरकार थी वो प्रधानमंत्री सरकार कहलाएगी। क्यों, क्योंकि वो मजबूत है, वो क्या है, ज्यादा उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर है। तो इन सब चीजों के कारण हम उसको क्या कहते हैं, उसको प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट या प्रधानमंत्री सरकार भी कहते हैं। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री सरकार किसको किसको कहा जाता है, तो प्रधानमंत्री सरकार यही होती है जिसको हम कैबिनेट गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और है, सीधे सीधे कहा गया कि द मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव आर फ्रॉम द लेजिस्लेटिव, सरकार का निर्माण संसद से होता है, वही क्या होती है, वही आपकी संसदीय शासन प्रणाली होती है। अब यहाँ पे एक चीज और समझने का प्रयास करिएगा, जब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक चीज आपको दिखेगी, क्या दिखेगी भाई, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप यहां पर सीधे सीधे बताओगे, देयर इज नो क्लियर सेपरेशन, देयर इज नो क्लियर सेपरेशन फ्रॉम separation, there is no clear separation between legislative and executive।
ठीक है, कार्यपालिका और उसके साथ साथ कार्यपालिका, यहाँ पर सीधे लिखना है कि कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच, विधायिका के बीच क्लियर सेपरेशन नहीं होता है, विधायिका के बीच स्पष्ट स्पष्ट पृथक्करण नहीं होता है। क्या लिखोगे? स्पष्ट पृथक्करण नहीं होता है। ठीक है, ये कहानी आपके दिमाग में होनी चाहिए, बैठ जानी चाहिए। ठीक, लेकिन इसके अपोजिट यदि हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे बात करें, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्पेशली आपको याद रखना है कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपके एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच क्लियर सेपरेशन होता है, पूर्णतः अंतर होता है। ठीक है, मतलब जब हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव का मेंबर एग्जीक्यूटिव का मेंबर नहीं बन सकता है, कभी भी विधायिका का सदस्य कार्यपालिका का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज, वहां की जो विधायिका है, वहां की जो विधायिका है वो वहां की जो विधायिका है वो सिर्फ और सिर्फ इम्पीचमेंट को छोड़कर वहां के राज्य प्रमुख को हटा नहीं सकती। मतलब इम्पीचमेंट को छोड़कर बाहर अमेरिका में कोई उसके राष्ट्रपति को हटा नहीं सकता है, बट इंडिया में क्या है, इंडिया में यदि लेजिस्लेटिव चाहे तो प्रधानमंत्री को हटा सकती है। यदि लेजिस्लेटिव के जो आपका हाउस है उसमें जो लोअर हाउस है, जो लोकसभा है, उस लोकसभा में यदि मेजोरिटी खत्म हो जाए तो प्रधानमंत्री को हटना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में सिर्फ इम्पीचमेंट ही ऐसा एक तरह से टूल्स है जिसके बेसिस पर वहां के राष्ट्रपति या वहां के हेड ऑफ स्टेट को आप हटा सकते हो। लेकिन हमारे यहाँ का जो राज्य प्रमुख है, हमारे यहाँ की जो मत पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है, उस प्राइम मिनिस्टर को हटाने का जो टूल्स है वो इम्पीचमेंट तो है नहीं। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ ये है कि जो मंत्री परिषद है, जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व है। यदि हम आर्टिकल देखें तो आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 में स्पेशली लिखा गया है कि जो लेजिस्लेटिव में जो हाउस है, लोकसभा लोअर हाउस है, उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो भी कलेक्टिवली। इसका मतलब ये है कि यदि यदि आपके लोकसभा में आपके पार्टी की मेजोरिटी खत्म हो जाती है, देन आप एज अ गवर्नमेंट कंटिन्यू नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर को क्या करना पड़ेगा? रिजाइन करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर शुड हैव टू बी रिजाइन। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर विल हैव टू बी रिजाइन, उसको रिजाइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप की जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और लोकसभा में आपकी मेजोरिटी नहीं है, इसका मतलब अब आप यहां पर कंटिन्यू नहीं कर सकते। दूसरे तौर पर यदि हम बात करें तो जो ब्रिटेन की जो सॉरी अमेरिका का जो मंत्री परिषद है, उस अमेरिका के मंत्री परिषद में मंत्री परिषद के सदस्यों के लिए जो एक डाइवर्सिटी होती है वो ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई ऐसा एक क्लॉज नहीं है कि जब तक आप संसद के सदस्य नहीं बनेंगे तब तक आप मंत्री नहीं बन सकते, ऐसा कोई क्लॉज नहीं। लेकिन हमारे यहाँ तो यही है ना कि आपको यदि मंत्री बनना है तो संसद का सदस्य होना पड़ेगा। हाँ, एक क्लॉज है कि बिना मेंबर बने आप 6 महीने तक क्या कर सकते हैं? मंत्री पद धारण कर सकते हैं, मंत्री पद पर जा सकते हैं, मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, लेकिन विद इन 6 मंथ आपको किसी ना किसी सदन का मेंबर बनना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं। इसलिए अमेरिका में मंत्री परिषद के पद पर नियुक्त होने के लिए बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है, अलग अलग फील्ड के लोगों को राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? वहां पर ला सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री उन्हीं संसद के सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति का या 2 व्यक्ति का, 4 व्यक्तियों का नाम बताएंगे। किसको नाम बताएंगे? राष्ट्रपति को रेकमेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 75 में स्पेशली लिखा गया है। आर्टिकल 74 और 75 को इसलिए यदि हम कलेक्टिवली पढ़ें, दोनों को साथ में पढ़ें, तो वहां पर स्पेशली लिखा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद होगी, मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, एंड द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल बी प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट विद द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये पूरा एक सिनेरियो बन रहा है, पूरा एक कह सकते हैं व्यवस्था बन रही है। और इस पूरी व्यवस्था के तौर पर ही आर्टिकल 74 और 75 की बेसिस पर आप देख रहे हैं कि पूरी कहानी बनती हुई आपको दिखाई दे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को हमने समझा। संसदीय शासन प्रणाली को हमने कहां से अडॉप्ट किया है ये भी यदि आपको यहां पे समझना हो तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमने अडॉप्ट किया था ब्रिटेन से। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन में भी एक वेस्टमिंस्टर मॉडल है और
वेस्टमिंस्टर मॉडल पर वहां भी द्विसदनीय विधायिका है, हमारे यहाँ भी द्विसदनीय विधायिका है, और हमारे यहाँ की इस द्विसदनीय विधायिका से ये 2 सदन वाले मेंबर से ही सारे लोग क्या होते हैं, मंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए एग्जीक्यूटिव में जाते हैं। ठीक है, तो ये कहानी हम लोगों ने समझी। अब और आगे यदि बढ़े, तो संसदीय शासन प्रणाली के बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं लैक ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। ठीक है, अगली जो विशेषता है वो है लैक ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। ठीक है, क्या है ये लैक ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी? क्या है? हम यहां देखते हैं कि हमारी जो संसद है वो सॉवरन नहीं है। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि सर सॉवरन क्यों नहीं है? क्या हम किसी के गुलाम हैं? क्या हम किसी के अधीन हैं? क्या हम किसी के अंडर होके काम कर रहे हैं? क्या हमारी पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट नहीं है? इंडिपेंडेंट है बट सॉवरन नहीं है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेनिटी? मीनिंग ऑफ सॉवरेनिटी का मतलब होता है सुप्रीम अथॉरिटी। तो क्या हमारी पार्लियामेंट सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है? पार्लियामेंट्री सुप्रीम अथॉरिटी है, लेकिन पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट के पास पावर है। ठीक है, आप इसको पूरी तरीके से समझिए कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद के पास कानून बनाने की शक्ति है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पार्लियामेंट हैव अ पावर टू मेक लॉ। ठीक है, अब संसद कानून कहां बना सकती है? तो संसद कानून बनाने के विषय को बंटवारा कर दिया गया कि भाई यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। और यूनियन लिस्ट में कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। और कंकरेंट लिस्ट में संसद और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों बनाएंगे, बट इन केस ऑफ एनी टाइप ऑफ डिस्प्यूट द सेंट्रल लॉ विल बी मोर इफेक्टिव। एंड इन तीनों के अलावा एक रेजिड्यूरी लिस्ट है, द सब्जेक्ट व्हिच आर नॉट मेंशन इन यूनियन स्टेट और कंकरेंट लिस्ट, उनको एज्यूम किया जाएगा कि दीज आर द सब्जेक्ट ऑफ रेजिड्यूरी लिस्ट, एंड have a power to make law in context of the residuary list subjects। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब यहाँ पर बात ये कि कानून तो संसद ही बनाएगी, लेकिन संसद के द्वारा बनाए गए कानून निरंकुश नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। The parliamentary legislation, the parliamentary law is not absolute, are not absolute, निरपेक्ष नहीं है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जैसे ही आप कोई कानून बनाओगे तो उस कानून की संवैधानिकता का परीक्षण किया जाएगा, उस कानून के कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक किया जाएगा, और उस कानून के कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक करना ही क्या कहलाता है? जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर आए थे अमेरिका से, और अमेरिका में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया था 1803 में, आज से लगभग 220 साल पहले। 1803 में मार्बरी बनाम मेडिसिन के केस में न्यायिक समीक्षा की शुरुआत होती है, और न्यायिक समीक्षा होने के कारण ही हमारे यहाँ की जो पार्लियामेंट है वो सॉवरन नहीं है। इसका मतलब ये है कि संसद कोई भी कानून बनाएगी तो ऐसा नहीं कि संसद ने जो कह दिया वो फाइनल। संसद ने जो भी कानून बनाया है उसके बाद जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उस कानून की व्याख्या करेगा, उस कानून की समीक्षा करेगा, उस कानून के कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करेगा, और आफ्टर चेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉ, इफ law is according to constitution, is law is not against the fundamental rights, then it is okay, otherwise it will be null and void। ठीक है, ड्यूरिंग चेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द पर्टिकुलर लॉ, यदि हम किसी पर्टिकुलर लॉ के कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के चेक करने के दौरान पाते हैं कि संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, मूल अधिकारों के खिलाफ है, ऐसी स्थिति में उस कानून को कैंसिल किया जा सकता है, उस कानून को रद्द किया जा सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद की कहानियों में बहुत सारी कहानियां हैं कि जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट सॉवरन है। ठीक है, अब हम ये कहेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली तो हमने ब्रिटेन से ही ली थी, तो ब्रिटेन यदि सॉवरन है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री सिस्टम सॉवरन है, तो हमारी वाली सॉवरन क्यों नहीं हुई? हमारी वाली संसद संप्रभु क्यों नहीं? तो ये वहीं पे जवाब है लोगों को, जहां पर लोग ये कहते हैं कि हमने भारतीय संविधान को लोगों से उधार लेकर बनाया है। जो लोग ये कहते हैं कि अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड बैक, हमारा संविधान एक उधार का थैला है, जब कोई ये कहता है तब उसमें जवाब आप ये दे सकते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट सॉवरन है बट हमारी पार्लियामेंट सॉवरन नहीं। तो यदि हमने नकल की होती तो उसको सीधे सीधे उठा के रख लेते। हमने नकल नहीं करी है, हमने चीजों को सीखा है, चीजों को कह सकते हैं कि थोड़ा सही अपने तरीके से मॉडिफाई किया है, देन उसको अडॉप्ट।
और किसी से सीख कर किसी को अपने अनुसार बनाना, कोई नकल करना नहीं होता है। दुनिया सीखती है, दुनिया अपनी जैसी चीजों को बनाने का प्रयास करती है, हमने भी वही किया है। तो कोई ये कहता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड बैक, तो आप उसको ये इस क्रिटिसिज्म का इस तरीके से आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारी पार्लियामेंट, ब्रिटेन की पार्लियामेंट, संसदीय पार्लियामेंट क्या है? लॉ फॉर्मेशन, कानून निर्माण, और फाइनल होता है, अंतिम होता है। मतलब संसद, ब्रिटेन की संसद ने जो बना दिया वो फाइनल है, एब्सोल्यूट है, उस पर किसी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं होगा, कहीं पर कोई उसको चेक नहीं करेगा। ठीक है, बट इसके अपोजिट जब इंडियन पार्लियामेंट की बात करते हैं तो हमारे यहाँ लिखित संविधान है, और लिखित संविधान में फेडरल फीचर भी है। फेडरल फीचर में है तो संघीय विषय है, जहां पर केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों को बांटा भी गया है। तो कहीं ऐसा भी चेक करना पड़ सकता है कि जो स्टेट को पावर दी गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टेट की पावर का यूज पार्लियामेंट कर रही है। ठीक है, और स्टेट का पावर का यूज यदि पार्लियामेंट करती है तो वो भी गलत है। ठीक है, तो एक चीज ये भी क्लियर हो गई कि भारत जो है, भारत जो है वो क्या है, सॉवरेन, भारत की पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है। इसका एक कारण ये भी है कि भारत में क्या है, भारत में लिखित संविधान है, भारत में न्यायिक समीक्षा है, भारत में शक्तियों का बंटवारा है, भारत में क्या है, फेडरल फीचर है। तो जहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था होगी, जहां पर न्यायिक समीक्षा होगी, जहां पर लिखित संविधान होगा, जहां पर शक्तियों का विभाजन होगा केंद्र और राज्य के बीच में, वहां पर पार्लियामेंट्री सॉवर्निटी नहीं हो सकती, संसदीय संप्रभुता नहीं हो सकती। तो लैक ऑफ पार्लियामेंट्री sovereignty is also a special feature of Indian Constitution. Okay, now next, यहां पे क्या कह रहा है, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, हम कह रहे हैं यूनिफाइड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, यूनिफाइड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज आल्सो अ स्पेशल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, चलिए, तो यहां पर हम क्या देख रहे थे, यहां पर हम देख रहे हैं कि जो एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, यूनिफाइड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो यूनिफाइड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज आल्सो अ स्पेशल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर हम देख रहे हैं कि एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। तो सबसे पहले समझना होगा कि सर ये यूनिफाइड का मतलब क्या होता है। यूनिफाइड का मतलब आप यहां पर देख रहे हैं कि एक पूरा एक ट्राइंगल के बेसिस पर हमने समझाने का प्रयास किया कि भाई लोअर कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, जब एकीकृत न्यायपालिका की बात होती है तो एकीकृत न्यायपालिका का मतलब यहां पर यह है कि हमारे यहां लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव स्तर पर केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन है, परंतु जुडिशियल जो कह सकते हैं स्टेटस है, वो जुडिशरी के बेसिस पर केंद्र और राज्यों के बीच में विभाजन नहीं है। दैट मीन्स देयर इज नो सुप्रीम जुडिशियल बॉडी फॉर द स्टेट। ठीक है, यहां पर कोई सेपरेट जुडिशियल बॉडी स्टेट के लिए नहीं है। ठीक है, राज्यों के लिए कोई पृथक कह सकते हैं न्यायिक व्यवस्था या न्यायिक निकाय नहीं है। अब आप कह दोगे कि सर हाई कोर्ट तो राज्यों में ही है, आप कैसी बातें कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि हाई कोर्ट इज नॉट अ सेपरेट जुडिशियल बॉडी फॉर द स्टेट। हाई कोर्ट जो है वो राज्यों के लिए कोई पृथक न्यायिक व्यवस्था नहीं है, राज्यों के लिए कोई पृथक न्यायिक व्यवस्था नहीं है, यह बात आपको समझना होगा। ठीक है, अब दूसरी तरफ यदि हम चलें तो हाई कोर्ट यदि सर्वोच्च न्यायिक व्यवस्था नहीं है राज्यों में तो फिर है क्या। तो आप यह समझिए कि यदि हाई कोर्ट राज्यों में एक सेपरेट जुडिशियल बॉडी होती, राज्यों में सबसे बड़ा जुडिशियल बॉडी होती, तो हाई कोर्ट के डिसीजंस सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए नहीं जाते। जबकि आपने ये जब पढ़ा है कि हमारे यहाँ जो सुप्रीम एपीलिएट जुरिडिक्शन है वो किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। मतलब हाई कोर्ट के मामलों से, हाई कोर्ट के डिसीजन से, हाई कोर्ट के वर्डिक्ट से यदि कोई सेटिस्फाइड नहीं है, देन ही हैज अ राइट टू अपील इन द एपेक्स कोर्ट, दैट मीन्स इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हाई कोर्ट इज नॉट अ सेपरेट जुडिशियल बॉडी फॉर द स्टेट। मतलब ये जो तीनों व्यवस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है लोअर कोर्ट, या इसी को हम सबऑर्डिनेट कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहा गया, देयर इज नो सेपरेट जुडिशियल बॉडी फॉर द स्टेट्स, हाई कोर्ट इज एसोसिएट बॉडी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। राज्यों के लिए कोई स्वतंत्र न्यायालय नहीं है, बल्कि जो हाई कोर्ट है वो एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और वहीं हम ये भी जानते हैं कि हाई कोर्ट के जो डिसीजंस हैं उनसे यदि कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो वो हाई कोर्ट के खिलाफ, उन निर्णयों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी कर सकता है।
If there is a high court is a supreme judicial body for the state, a separate judicial body for the state, then फिर हम एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के डिसीजंस को चैलेंज नहीं कर पाते। ठीक है। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सो व्हाट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी? इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है कि हम यहां पर पूरी तरीके से अपने न्यायालय को स्वतंत्र देखते हैं। इसके ऊपर ना तो कार्यपालिका का दबाव है, ना ही आपके विधायिका का दबाव है। ये पूरी तरीके से स्वतंत्र है। जब हम स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करते हैं, देयर इज नो कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। और ऐसा हमको क्यों लगता है? ऐसा इसलिए हमको लगता है क्योंकि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया बिल्कुल कह सकते हैं इंडिपेंडेंट है। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ जजेस। ठीक है। जो जजेस की अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उससे भी लगता है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। दूसरी चीज, इनको टेन्योर की सिक्योरिटी है। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। मतलब ऐसा नहीं कि जब चाहे तब उनको हटा दोगे, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। ठीक है, इनके पास 65 वर्ष की उम्र तक के कार्यकाल तक ये काम कर सकता है। ऐसा नहीं कि सरकार के खिलाफ कोई डिसीजन दे दिया तो सरकार ने इनको हटा दिया, या कोई हमारे यहाँ के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, ऐसा नहीं कि किसी के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने, दे कांट होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ऐसा बिल्कुल नहीं कि वो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पोस्ट होल्ड कर रहे हैं। उनके पास टेन्योर की सिक्योरिटी है। तीसरी चीज क्या है? रिमूवल प्रोसेस। रिमूवल प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हम इम्पीचमेंट की तरह, इम्पीचमेंट की तरह, ठीक है, इम्पीचमेंट की तरह की प्रक्रिया से हटाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जब आप चाहो तब हटा दो इनको, ऐसा नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? यहां पर बताया गया कि जो सेवा शर्तें हैं, टर्म्स एंड सर्विसेज हैं, वो क्या है? निश्चित हैं। सेवा शर्तें क्या है? निश्चित है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ गड़बड़ करेंगे तो सरकार इनके टर्म्स एंड सर्विसेज को बदल देगी। जब तक ये पद पर हैं, जैसे आज किसी जज की नियुक्ति हुई है, तो जब तक वो पद पर है तब तक उसके सेवा शर्तों में कोई नकारात्मक परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। हाँ, उनके वेतन भत्तों को बढ़ाया जा सकता है, परंतु उनके सेवा शर्तों को, वेतन भत्तों को कम नहीं किया जा सकता है। अगली चीज, हम क्यों कह रहे हैं कि हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है? क्योंकि यहाँ के जो वेतन भत्ते हैं वो क्या है? संचित निधि पर भारित है। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनके वेतन, भत्ते, पेंशन, वो सब क्या है? संचित निधि पर भारित होंगे। ठीक है, क्या होते हैं? संचित निधि पर भारित हैं। चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड आपको दिखाई देंगे। कहां दिखाई देंगे? चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड। दैट मीन्स द एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द जजेस allowances, judges salaries, judges pensions are under the constitutional control but not under the parliamentary control। ठीक है, संचित निधि पर भारित होने का मतलब है कि आप संचित निधि पर भारित जो व्यय होते हैं उन पर आप संसद में डिस्कशन तो कर सकते हैं, बट वहां पर वोटिंग नहीं होगी। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जिसके बेसिस पर हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारी है। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों है? क्योंकि हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि हमारी जुडिशरी जो है, हमारा जो खासकर सुप्रीम कोर्ट है, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन है, फंडामेंटल राइट्स का संरक्षक है, संविधान का संरक्षक है, फेडरल जो हमारा स्ट्रक्चर है उसका संरक्षक है, बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी को डिफाइन करने वाला है। तो यदि सुप्रीम कोर्ट ही इंडिपेंडेंट नहीं होगा, यदि वो सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार का हस्तक्षेप होगा, यदि इंटरफेरेंस होगा, तो फिर आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने मूल उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन मेंस में यह भी बन सकता है कि व्हाई देयर इज अ इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था क्यों की गई है? या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी। हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है? हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका क्यों है? हमारे यहाँ हम कैसे कह सकते हैं हाउ वी कैन से आवर जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट? तो ये वाले पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, तो जब इनको आप एलेबोरेट करोगे, इनको थोड़ा सा डिटेल में लिखोगे, तो बहुत सारी चीजें अपने आप ही आपकी क्या होती चली जाएंगी? निकलती चली जाएंगी और आप आंसर्स कर लोगे। ठीक है, तो ये पूरी व्यवस्था आपके दिमाग पे होनी चाहिए। आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ने को हम देखते हैं जब, तो यहां पर क्या देखने को मिलता है? यहां पर देखते हैं हम अगली जो विशेषता है वो है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो पहली चीज तो आपके दिमाग में यही आती है कि सर फंडामेंटल राइट्स है क्या? द राइट्स विच आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, टू द सिटीजन ऑफ इंडिया।
जो भारत के नागरिकों को भारतीय संविधान ने दिए हैं अधिकार, वो मूल अधिकार है। लेकिन वो तो कई प्रकार के अधिकार दिए, तो मूल अधिकार क्या है भाई? तो मूल अधिकारों में जो मूल शब्द है वो मूल इसलिए है क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल इसलिए है क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट ने गारंटी दी है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 ने उनको गारंटी दी है। ठीक है, उसमें कहा है कि यदि आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, ठीक है, यदि आपके मूल अधिकार क्या होते हैं, कह सकते हैं कि मूल अधिकार सीमित होते हैं या मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, देन यू हैव अ राइट टू अप्रोच डायरेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट। तब आप सुप्रीम कोर्ट में सीधा क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार रखते हैं। ठीक है, इफ देयर इज अ वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स देन यू हैव अ राइट टू अप्रोच डायरेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने मूल अधिकारों को संरक्षित करने के लिए आपको अधिकार है कि आप चाहिए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट वहां पर 5 प्रकार के रिट जारी करेगा अंडर आर्टिकल 32 फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। दैट मीन्स आर्टिकल 32 इज प्रोवाइड द गारंटी टू योर फंडामेंटल राइट्स। आपके अनुच्छेद 32 जो है भारतीय संविधान का, वो आपके उन 5 रिट के माध्यम से आपके मूल अधिकारों को गारंटी दे रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ जब हम मूल अधिकारों की बात कर रहे हैं तो मूल अधिकार की परिभाषा क्या है? द राइट्स विच आर एसेंशियल फॉर द कंप्लीट और ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन्स। ठीक है, ऐसे अधिकार जो मानव के लिए, नागरिकों के लिए संपूर्ण विकास का आधार है, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट का आधार है। द राइट्स विच आर बेसिस ऑफ द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द इंडियंस, कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन्स। वो मूल अधिकारों के कंप्लीट डेवलपमेंट का यदि आधार है, व्यक्तियों के कंप्लीट डेवलपमेंट का आधार है। कौन कौन से कंप्लीट डेवलपमेंट? कंप्लीट डेवलपमेंट में भौतिक विकास भी होगा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होगा, बौद्धिक विकास भी होगा। ठीक है, भौतिक हो गया, बौद्धिक हो गया। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी दिखाई देगा, आध्यात्मिक विकास। ठीक है, तो सारे जो विकास है उन सब विकास के लिए जरूरी है, इसीलिए कह रहे हैं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है मूल अधिकार। और मूल अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक भाग 3 में मेंशन किए गए। That means fundamental rights is also a special feature of Indian Constitution, which are mentioned in Part 3 of Indian Constitution from the Article 12 to 14, and the constitutional and the fundamental rights and the provisions of fundamental rights are has been taken from the American Constitutions. ठीक है, अब फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सरकार के खिलाफ है, एंड फॉर द सिटीजन्स है, नागरिकों के लिए राज्य के विरुद्ध कुछ दावे हैं। व्हाट इज द फंडामेंटल राइट्स? एंड फंडामेंटल राइट्स आर द क्लेम्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स फॉर द पीपल्स, फॉर द सिटीजन्स। और फॉर द पीपल्स में इसलिए कह रहा हूं कि देयर आर सम फंडामेंटल राइट्स which are only for the citizen of India, and there are some fundamental rights which are for the citizen of India and for non-citizen of India. कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो नागरिकों को भी मिले हैं और गैर नागरिकों को भी मिले हैं, और कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को मिले हैं। ठीक है, यदि हम फंडामेंटल राइट्स में कुछ और देखें तो फंडामेंटल राइट्स में आप देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल राइट्स को हम देखते हैं तो फंडामेंटल राइट्स में एक चीज आपको दिखाई देगी कि ये वाद योग्य है। ठीक है, ये जस्टिसेबल है। ठीक है, यू हैव अ राइट टू अप्रोच द कोर्ट इन केस ऑफ द वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। यू कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स, फॉर द वायलेशन, इन केस ऑफ द वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आप कोर्ट जा सकते हैं, आप न्यायालय में मांग कर सकते हैं कि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इसलिए उनको क्या कहा गया कि दीज आर जस्टिसेबल, ये लागू करने योग्य हैं, ये न्याय योग्य हैं, ये प्रवर्तनीय हैं, ये वाद योग्य हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 32 ने आपको साफ साफ ये कहा है कि आपके पास क्या है, गारंटी है। यू हैव अ गारंटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। दैट्स व्हाई you have a right to approach direct to Supreme Court according to Article 32. And there are 7 types of fundamental rights in the original Constitution, but currently there are only 6 fundamental rights are there.
अभी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, मूल संविधान की बात करें, तो वहां पर 7 प्रकार के मूल अधिकार हुआ करते थे, लेकिन अभी वर्तमान में 6 प्रकार के मूल अधिकार आपको दिखाई देते हैं। सबसे पहला मूल अधिकार जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है आपको समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। दूसरा दिखाई देता है राइट टू लिबर्टी। तीसरा दिखाई देता है राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। चौथा दिखाई देता है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। पांचवा दिखाई देता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और छठवां दिखाई देता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और यहां पर एक राइट टू प्रॉपर्टी भी हुआ करता था, बट राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट्स इन करंट सिनेरियो। वर्तमान व्यवस्था में राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट्स। राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। ठीक है, और हमने इसको कब हटाया? बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हमने 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आपके संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर उसको कानूनी अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया। इसका मतलब यह है कि यदि अब आपके संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन होता भी है तो भी आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अप्रोच नहीं कर सकते हैं, बिकॉज योर फंडामेंटल राइट्स, बिकॉज योर राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट्स। अब उसके आधार पर आप कानून के आधार पर लड़ाई लड़ सकते हैं। आपके पास जो लीगल मैटर्स हैं उन लीगल मैटर्स के आधार पर ही लड़ाई लड़ी जा सकती है। कानून जो व्यवस्था उसके आधार पर लड़ाई लड़ी जा सकती है। आप आर्टिकल 32 के अंडर में राइट टू प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन नहीं मांग सकते, बिकॉज राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इट्स अ लीगल राइट्स अंडर आर्टिकल 300A। ये पूरी कहानी यहां पर मैंने लिख दी। ठीक है, दूसरी तरफ है अगली जो विशेषता है वो है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। सो व्हाट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज? जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, देयर इज फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई देयर इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है क्या, और दूसरा क्वेश्चन यह आता है कि यहां पर क्यों है, व्हाई देयर आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो पहली बात यदि हम करते हैं कि यदि आपसे पूछा गया कि व्हाट आर द डीपीएसपी, डीपीएसपी है क्या, तो डीपीएसपी आर जस्ट लाइक इंस्ट्रक्शंस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द स्टेट्स। राज्यों के लिए या राज्य के लिए, सरकार के लिए संविधान के द्वारा दिए गए कुछ निर्देश हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर लाइक इंस्ट्रक्शंस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द स्टेट। राज्य के लिए, सरकार के लिए संविधान के द्वारा दिए गए निर्देश हैं। बट यहां पर एक बात यह है कि निर्देश दिए तो गए हैं, बट इन निर्देशों का पालन करने के लिए आपको कुछ निश्चित समय सीमा नहीं बताई गई है। देयर इज नो टाइम लिमिटेशन फॉर फुलफिल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज प्रोविजंस। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के जो प्रोविजंस हैं ये इंस्ट्रक्शंस हैं, बट इन इंस्ट्रक्शंस को फुलफिल करना, इन इंस्ट्रक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको कुछ समय सीमा नहीं बताई गई है, कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है, और यहां पर कोई लीगल बाउंडेशन भी नहीं है। देयर इज नो लीगल बाउंडेशन। ठीक है, देयर इज नो लीगल बाउंडेशन फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज प्रोविजंस, बट देयर इज अ एथिकल ऑब्लिगेशंस, एथिकल बाउंडेशन। ठीक है, यहां पर आपको क्या दिखाई देगा? इथिकल बाउंडेशन दिखाई देगा, बट लीगल बाउंडेशन दिखाई नहीं देगा। ऐसा नहीं होगा कि आप कानून के आधार पर इनको लागू करने चले जाएं। यू हैव नॉट अ राइट टू अप्रोच द कोर्ट फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस रिलेटेड टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी आप राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रोविजंस को आधार बनाकर आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि आप सरकार के खिलाफ चले जाएं कि सरकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को लागू क्यों नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि सरकार को आदेश दिए गए थे, निर्देश दिए गए थे, बट सरकार को यह नहीं कहा गया ना कि कब करना है। अब क्वेश्चन यह है कि यहां पर हैं क्यों? तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स हैं, जो संविधान निर्माता थे, उस संविधान निर्माताओं के मन में यह था कि हम भारत के नागरिकों को कुछ अन्य अधिकार भी दे सकें, कुछ अदर राइट्स भी प्रोवाइड कर सकें एक्सेप्ट फंडामेंटल राइट्स। उन्होंने कहा फंडामेंटल राइट्स तो हैं, बट फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी कुछ अधिकार और होने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ये भी कहते थे कि यदि हम बहुत सारे राइट्स दे देंगे तो हमारी सरकारों के ऊपर बहुत सारा दबाव होगा। और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने कहा कि वी आर नॉट रेडी टू प्रोवाइड सम अदर राइट्स एज अ फंडामेंटल राइट्स। हम अब फंडामेंटल राइट्स के अलावा कुछ अन्य अधिकारों को मूल अधिकारों के रूप में शामिल करने के लिए तैयार नहीं है।
हमारे पास ना तो उस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था है, ना तो हमारे पास आर्थिक व्यवस्था है। अभी हम न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री हैं और न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री के पास बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अभी हम लोगों को और मूल अधिकार प्रोवाइड नहीं कर सकते। बट कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने कहा कि ठीक है, अभी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ अधिकार हम देना चाहते हैं, उनको हम ऐसे लागू कर दें कि उनके लिए कोई कोर्ट ना जा पाए। वो सरकार के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, वो सरकार के लिए इंस्ट्रक्शंस होंगे। सरकार जब भी काम करेगी तो उन प्रोविजंस को ध्यान में रखकर काम करेगी। और उनको कहा गया कि ये वाद योग्य नहीं होंगे, दीज आर नॉन जस्टिसेबल। दैट मीन्स वी कैन नॉट अप्रोच द कोर्ट फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजंस रिलेटेड टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। मतलब वो संविधान में लिखे होंगे, एज इंस्ट्रक्शंस आप उनको रख दोगे, लेकिन सरकार यदि उनको फुलफिल नहीं कर पाती है, इफ द गवर्नमेंट आर नॉट एबल टू कंप्लीट, गवर्नमेंट आर नॉट एबल टू फुलफिल, गवर्नमेंट आर नॉट एबल टू इंप्लीमेंट, then we have not a right to approach the court for the implementation of the provisions related to directive principle of state policies। ये कह दिया गया यहां पे, ठीक है। तो ये पूरी कहानी आपके दिमाग में आ गई, ये पूरी कहानी आपके दिमाग में बन गई। अब इस पूरी कहानी के दिमाग में बनने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो मूल अधिकार कैसे हो गए? मूल अधिकार हो गए वाद योग्य यानी कि जस्टिसेबल, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैसी हो गई? नॉन जस्टिसेबल। ठीक है, क्लियर हो गया। बट यहां पे एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि फंडामेंटल राइट्स को गारंटी मिली हुई थी कोर्ट की, बट डीपीएसपी को गारंटी नहीं मिली है। अब फंडामेंटल राइट्स जो हैं सेल्फ इंप्लीमेंटेड हैं, वो स्वतः लागू हैं, उनको लागू कराने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। There is no need of any type of legislation for the implementation of the fundamental rights. These are self-implemented. But in case of the directive principle of state policy, there is a need of parliamentary legislation to implement the provisions related to directive principle of state policies. यदि आप राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना चाहते हैं तो पार्लियामेंट को कानून बनाना पड़ेगा। Without parliamentary legislation, we cannot execute the provisions related to directive principle of state policies. जितने भी डीपीएसपी को लागू करना है उसके लिए आपको स्पेसिफिक लॉ का फॉर्मेशन करना पड़ेगा बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। दूसरी चीज, जो आपके डायरेक्टिव जो फंडामेंटल राइट्स थे, उस फंडामेंटल राइट से आपको राजनीतिक जो न्याय है उसकी बात यहां पर होती है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो आपका आर्थिक और सामाजिक न्याय है उसकी बात कहां पर होती है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज पर होती है। आपके फंडामेंटल राइट्स में कोई सामाजिक और आर्थिक अधिकार नहीं दिया गया था, बट आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में सारी चीजें सामाजिक और आर्थिक चीजों से रिलेट करती हैं। जितने भी डीपीएसपीज हैं, उन डीपीएसपीज में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 सीधे कहता है कि दीज आर नॉन जस्टिसेबल, यह गैर न्याय योग्य हैं, गैर वाद योग्य हैं, ठीक है, अवाद योग्य हैं, गैर प्रवर्तनीय हैं, बट दीज आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस, ये शासन में मूलभूत हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार जब भी पॉलिसी मेकिंग करेगी, सरकार जब भी प्रोग्राम बनाएगी, सरकार जब भी योजनाएं चलाएगी, उस समय डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के प्रोविजंस को ध्यान में रखेगी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के जो प्रोविजन हैं वो एक प्रकार से आपके मार्गदर्शक होंगे, उनको आधार बनाकर आपको काम करना पड़ेगा। आज के दौर पर आप देखते हैं सरकारें जितने कानून बनाती है, सरकार जितने पॉलिसी चलाती है, सरकार जितने प्रोग्राम चलाती है, सरकार जितनी नीतियां लेकर आती है, इन सब का आधार कहीं ना कहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज होते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ही क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व ही आपके शासन के लिए मूलभूत है, शासन के लिए मार्गदर्शक हैं, सरकार के वो पैरामीटर्स हैं कि इनको हमको फुलफिल करना है। हाँ, बट वहां पर यह है कि वो सरकार के लिए बाउंडेशन नहीं है, देयर इज नो लीगल बाउंडेशन, देयर इज ओनली इथिकल ऑब्लिगेशन। इथिकल बाउंडेशन यहां पर क्या है? नैतिक बाध्यता है, कानूनी बाध्यता नहीं है। बट फंडामेंटल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में देयर इज अ लीगल बाउंडेशन, कानूनी बाध्यता है, आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे कर भी सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो, जो फंडामेंटल राइट्स को कम करता हो, जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2, पार्लियामेंट कैन नॉट मेक
law which are against the fundamental rights, which are violate the fundamental rights। और जैसे ऐसा कुछ होगा तो न्यायिक समीक्षा होगी, और न्यायिक समीक्षा के आधार पर यदि पाया जाएगा कि ये पर्टिकुलर लॉ आपके व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, देन इट विल बी कैंसिल, वो कैंसिल हो जाएगा, वो नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यहां तक की कहानी ओके। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया? आगे है फंडामेंटल ड्यूटीज। Fundamental duties is also a special feature of Indian Constitution, but it is not a original feature of Indian Constitution. फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमारे भारतीय संविधान की एक विशेषता है, परंतु ये मूल विशेषता नहीं है। अब आप कहोगे सर मूल विशेषता का मतलब क्या है? जब हम मूल विशेषता की बात करते हैं तो मूल विशेषता का मतलब वो विशेषता है जो 26 नवंबर 1949 को बने हुए संविधान पे लागू थी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज वहां पर थे ही नहीं। फंडामेंटल ड्यूटीज आपके 26 नवंबर 1949 के कानून में या 1949 के संविधान में नहीं थी। 26 नवंबर 1949 के संविधान में क्या दिखाई देता है आपको? 26 नवंबर 1949 के संविधान में डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज आपको दिखाई नहीं देती। फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंसर्टेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा जाता है। These are inserted by the recommendation of स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर जोड़े जाते हैं। स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किए थे 8 फंडामेंटल ड्यूटीज, बट यहां पर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को इंसर्ट किया जाता है। And by the 86th Constitutional Amendment 86th Constitutional Amendment 2002, the 11th fundamental duties were inserted in the Constitution of India. Currently, there are 11 fundamental duties in the Constitution of India, which are mentioned in Part 4A and Article 51A of the Constitution. ठीक है, वर्तमान में आपको 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दिखाई देती हैं जो पूरी तरीके से भारतीय संविधान के भाग 4 का और आर्टिकल 51 का यानी पार्ट 4A एंड आर्टिकल 51A में आपको दिखाई देती है। ठीक है, ये पूरी कहानी आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता है सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता की जब हम बात करते हैं, सेकुलरिज्म इज ऑल्सो नॉट अ ओरिजिनल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट सेकुलरिज्म इज अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। So what is secularism? Secularism means there is no religion for the state, but all the religions are equal for the states. सिंपल सी बात है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि हमारे यहाँ हमारे यहाँ की जो राज्य है, हमारे यहाँ का जो सरकार है, उसका कोई धर्म नहीं होगा। There is no religion for the state, but all the religions are equal for the states. राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, परंतु राज्य के लिए सभी धर्म बराबर होंगे। ठीक है, इसी को कहते हैं सेकुलरिज्म। एंड सेकुलरिज्म इज ऑल्सो नॉट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इट वॉज इंसर्टेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 इन द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ दिया गया। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, देयर इज नो रिलीजन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एंड ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल फॉर द गवर्नमेंट। ये हम लोगों ने समझा हुआ है। अब यहां पे एक चीज और समझ लेते हैं, what is the difference between the Western secularism and Indian secularism? भारतीय धर्मनिरपेक्षता और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के बीच में अंतर क्या है? What is the difference? What are the difference? The difference between Indian secularism and Western secularism. Indian secularism is a positive secularism. भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है वो एक प्रकार से सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है। क्यों? क्योंकि यहां पर देयर इज नो क्लियर सेपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड रिलीजन। स्टेट और राज्य के बीच में कोई क्लियर सेपरेशन नहीं है। हमने तो ये कहा है कि ऑल द रिलीजन्स आर सेम फॉर द स्टेट्स, बट अदर साइड इन द वेस्टर्न सेकुलरिज्म देयर इज अ क्लियर सेपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड पॉलिटिक्स, स्टेट एंड रिलीजन्स, रिलीजन्स एंड स्टेट्स। धर्म और राज्य के बीच में पूर्णतः अलगाव है। वहां पर सीधा ये राज्य कहता है कि राजनीति में धर्म का कोई स्थान नहीं है। राज्य अलग है, चर्च अलग होगा, पोप अलग होगा, और राज्य का या पॉलिटिक्स से, राजनीति से उसका कोई संबंध नहीं होगा। वहीं हम क्या कह रहे हैं, देयर इज ऑल द रिलीजन्स आर सेम फॉर द स्टेट
बट ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में क्या है, नेगेटिव टाइप का सेकुलरिज्म है, नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है, जहां पर हम धर्म के अस्तित्व की बात ही नहीं करते। वो कहता नहीं, धर्म और चर्च, पोप, ये सब क्या है, राजनीति से और राज्य से पूर्णतः अलग है। किसी भी परिस्थिति पर चर्च या पोप पर कोई किसी प्रकार का कोई बात उस पर होगी ही नहीं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इंडियन सेकुलरिज्म इज अ पॉजिटिव सेकुलरिज्म एंड वेस्टर्न सेकुलरिज्म इज अ नेगेटिव सेकुलरिज्म, नकारात्मक प्रकार का है, वो धर्म के अस्तित्व को एक्सेप्ट ही नहीं करता है। ठीक है, दूसरी तरफ चलते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यह भी एक भारतीय संविधान की विशेषता है। अब यदि हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करें तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में आप देखेंगे कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, और लेकिन किसके लिए, एवरी सिटीजन हु हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स हैव अ राइट टू वोट। वर्तमान में स्थिति यह है कि ऐसा हर एक व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है और उसे किसी संसदीय कानून के माध्यम से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। If every citizen who has completed the age of 18 years and if he has not disqualified on the basis of parliamentary legislation, then he has a right to vote. यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, पहली चीज, और इसे किसी संसदीय विधान के आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, तो उसके पास राइट टू वोट होगा। ठीक है, और आर्टिकल 326 सीधे सीधे कहता है, अनुच्छेद 326 में भी ये आपका राइट टू वोट की बात की गई है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की गई है, तो ये बात भी आपको दिमाग में रखना है। और वहीं अनुच्छेद 325 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये भी कहता है कि हर एक व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, किसी भी धर्म, जाति, वंश, लिंग कहीं से भी हो, ठीक है, यदि वो 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है तो उसको इलेक्टोरल रोल में स्थान मिलेगा, यानी जो वोटर लिस्ट होती है उसमें स्थान उसको मिलेगा। बट वहां पे एक व्यवस्था वहां पर भी है कि यदि आपको किसी पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन के माध्यम से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, अयोग्य घोषित कर दिया गया है, तो आपको उस इलेक्टोरल रोल में, उस वोटर लिस्ट में नाम आपका शामिल नहीं किया जाएगा। अर्लियर इट वॉज 21 ईयर्स। ठीक है, पहले जो आपके एडल्ट फ्रेंचाइज है इसकी एज जो होती थी वो 21 वर्ष थी, बट बाय द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा हमने इसको क्या कर दिया, 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा हमने इसको 21 से घटाकर कितना कर दिया, 18 कर दिया गया। अर्लियर इट वॉज 21 ईयर्स बट करेंटली इट इज 18 ईयर्स। ठीक है, अब यहां पर अगली जो विशेषता है वो है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच हैज बीन टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या किया है, एकल नागरिकता का जो प्रावधान है उसको हमने अडॉप्ट करा है। इसके अपोजिट अमेरिका में क्या है, डबल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ योर पर्टिकुलर स्टेट, मतलब आप बिहार, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान यहाँ के नागरिक नहीं है। यू आर अ resident, you are a domicile of your particular state, but you are not a citizen of your particular state. You are only a citizen of India. ये सिर्फ भारत के नागरिक हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एकल नागरिकता है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9 सीधे कहता है, आर्टिकल 9 सीधे कहता है कि यदि आपने अपनी पूरी मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और अपने पूरे सही मानसिक स्वास्थ्य में यदि आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता को एक्वायर कर लिया है तो भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिंगल सिटीजनशिप को ही अलाउ करता है। आपको डबल सिटीजनशिप किसी भी स्तर पर, किसी भी कह सकते हैं कि किसी भी मसले पर, किसी भी कीमत पर आपको डबल सिटीजनशिप नहीं मिल सकती। इसका मतलब यह है कि देयर इज नो आइडेंटिटी ऑफ योर पर्टिकुलर स्टेट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। भारत से बाहर आपके पर्टिकुलर स्टेट की कोई आइडेंटिटी नहीं है। आप भारत से बाहर किसी भी देश में जाएंगे तो आपकी पहचान एक भारतीय के रूप में होगी। आप बिहारी हैं, आप उत्तर प्रदेशी हैं, आप हरियाणा के हैं, आप केरल के हैं, आप मद्रास के हैं, आप तमिलनाडु के हैं, ये आपकी पहचान नहीं होगी। इट्स नो योर आइडेंटिटी फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। भारत से बाहर ये आपकी पहचान है ही नहीं। भारत से बाहर आपकी पहचान सिर्फ भारतीयता की है, इंडियन सिटीजन्स के रूप में। अब आपके दिमाग में हो सकता है कि सर सिटीजन क्या है, सिटीजनशिप क्या है? सिटीजनशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड सिटीजन। नागरिक और राज्य के बीच में जो संबंध है वही क्या है, नागरिकता है।
सिटीजनशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन। ठीक है, सिटीजनशिप इज आइडेंटिटी, सिटीजनशिप इज अ सोशल डिग्निटी, सामाजिक प्रतिष्ठा है, पहचान है, संबंध है। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, और आगे बढ़े तो अगली विशेषता क्या है, आपका स्थानीय सरकार। हम ये देखते हैं कि पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास क्या था, एक फेडरल फीचर दिखाई देता है, संघात्मक शासन व्यवस्था दिखाई देती है, 2 स्तर की सरकारें दिखाई देती हैं। लेकिन बाद में आर्टिकल 40 को बेस बनाकर अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 40 जो कि आपके डीपीएसपी का पार्ट है, उसको बेस बनाकर हमने 73वां और 74वां संविधान संशोधन पारित किया, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पारित किया। और 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बेसिस पर हमने यहां पर क्या कर दिया, पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्तर पर और उसके शासन अर्बन लोकल गवर्नेंस शहरी स्तर पर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। और यहां से क्या शुरू हो जाती है, यहां से शुरू हो जाती है त्रिस्तरीय सरकार। ठीक है, तो 3 tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन करंट कॉन्स्टिट्यूशन, इन वर्तमान संविधान में जो 3 tier सिस्टम है, सबसे ऊपर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। These are 3 tier system of the government and 3 tier system of the government is also a feature of Indian constitution। ठीक है, तो ये बात भी आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये बात भी आप दिमाग में बना के रखोगे कि जो 3 tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ये भी भारतीय संविधान का एक फीचर है जो पहले नहीं था। इसको 1992 में 73 और 74th, जिसको हमने 93 से इंप्लीमेंट किया, उसके बाद ही हमारे भारत में 3 tier ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम, या कह सकते हैं त्रिस्तरीय सरकार की जो व्यवस्था है वो यहां पर लागू हो पाती है। अगला है आपातकालीन प्रावधान। ठीक है, क्या है, आपातकालीन प्रावधान। और आपातकालीन प्रावधान भी हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण फीचर है। अब आपातकालीन प्रावधान एक ऐसा फीचर है जो कहीं ना कहीं हमारे फेडरल फीचर को यूनाइटरी फीचर में बदल देता है। ठीक है, The emergency provisions has been taken from the German constitution। हमने इसको कहां से अडॉप्ट करा है, हमने अडॉप्ट करा है जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से। जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन को वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते थे, और इस वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन में हमने 3 प्रकार की इमरजेंसी को अडॉप्ट करा है, इमरजेंसी प्रोविजंस को अडॉप्ट करा है। पहली है नेशनल इमरजेंसी, दूसरी है आपकी प्रेसिडेंट रूल, और तीसरी है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, जब हम नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं, इनको इंप्लीमेंट करने का, इनको प्रोक्लेमेट करने का राइट सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक है, तो इमरजेंसी प्रोविजन अपने आप में ही क्या है, अपने आप में यूनाइटरी फीचर्स है। राज्यों को इमरजेंसी प्रोविजन के कॉन्टेक्स्ट में कोई भी राइट्स नहीं दिए गए। स्टेट हैज नो राइट, प्रोविंसेस हैज नो राइट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है, दैट मींस इमरजेंसी प्रोविजंस आर द यूनाइटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और वैसे भी जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है या राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, ऐसी स्थिति में जो राज्य सरकारों के अधिकार हैं वो अपने आप ही क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाता है। दैट मीन्स एक्चुअल में देखा जाए तो एट अ टाइम ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, राष्ट्रपति के द्वारा जब आपके इमरजेंसी की उद्घोषणा होती है, ऐसी स्थिति में हमारा जो संविधान है वो संघात्मक से एकात्मक हो जाता है, वो फेडरल से यूनाइटरी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वो संघात्मक शासन व्यवस्था से एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यूनाइटरी फीचर्स के कॉन्टेक्स्ट में जो इमरजेंसी प्रोविजन है ये भी हमारे भारतीय संविधान का फीचर है। भाग नंबर 18 में आपको देखने को मिलेगा, अनुच्छेद नंबर 352 से लेकर 360 तक आपको दिखाई देगा। ये पूरा प्रोविजन आपको दिमाग में रखना है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि ये क्या है, यूनाइटरी फीचर है। ठीक है, यूनाइटरी फीचर्स है, यानी कि एकात्मक, क्या है, एकात्मक तत्व है। कैसे हैं, एकात्मक तत्व हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कैसे हैं, एकात्मक तत्व हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये तो रही हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताओं को हमने डिटेल में पढ़ा है। इसके पहले वाले लेक्चर में भी हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं को डिटेल में पढ़ा था, वहां पर 3-4 विशेषताएं हमने पढ़ी हैं। आज जो हमने विशेषताएं पढ़ी हैं, इसके आधार पर अब कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषताएं कौन सी हैं, तो अब आसानी से आप प्रश्नों को क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। अब आप आसानी से प्रश्नों को क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे।
ठीक है। तो आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है तो 1 से 2 बार इनको सही से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, नोट्स बनाने पड़ेंगे और क्वेश्चंस की फ्रेमिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी है, यहां से कई प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था यूनाइटरी फीचर्स पर क्वेश्चन अलग से बनते हुए दिखाई देंगे, ठीक है, फेडरल फीचर पर क्वेश्चन अलग से बनते हुए दिखाई देंगे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर क्वेश्चन अलग से बनते दिखाई देंगे, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी पर अलग से बनते हुए क्वेश्चन दिखाई देंगे, ठीक है, सेकुलरिज्म पर अलग क्वेश्चन बनते हुए दिखाई देंगे। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन सेकुलरिज्म एंड वेस्टर्न सेकुलरिज्म, तो वो क्वेश्चन आप कर पाओगे, ठीक है। व्हाई देयर इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को इंक्लूड ही क्यों किया गया। व्हाई देयर इज अ इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का समावेशन हुआ ही क्यों। जब इतने बड़े स्तर पर हमने फंडामेंटल राइट्स को रखा हुआ था तो आखिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की जरूरत क्यों पड़ी। तो इस तरीके के क्वेश्चन यदि आते हैं तो यदि आपने बहुत अच्छे तरीके से इस लेक्चर को देखा है, बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर को रिवाइज करेंगे आप, तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको यहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे द्रोण सीरीज का लेक्चर है, द्रोण सीरीज का ये तीसरा लेक्चर है जहां पर मैं आपसे बात कर रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर, ठीक है। और ये है, फिर से मैं एक बार बता देता हूं, एक नई शुरुआत, एक नए भरोसे के साथ, एक नई टीम के साथ हम लोग यहां पर हैं और यहां पर आपको HCS HPSC 2025-26 का जो भी आपका नोटिफिकेशन आने वाला है उसके लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं प्री प्लस मेंस, क्योंकि प्रीलिम्स की तैयारी से होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक आप मेंस नहीं पढ़ेंगे तब तक प्रीलिम्स में आप कितने भी झंडे गाड़ लें, कितनी बार भी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लें, लेकिन मेंस में यदि आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स क्वालिफाई करके रिकॉर्ड नहीं बनाना है कि मैंने 10 बार प्रीलिम्स निकाला या मैंने 20 बार, नहीं, एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, एक बार में ही मेंस, एक बार में इंटरव्यू, अधिकारी बनना है, यहां से निकलना है, ठीक है। यहीं थोड़ी पढ़ते रहना है, वही स्टडी IQ, वही सर, वही दूसरे सर, वही तीसरे सर, वही हिस्ट्री, वही पॉलिटी, वही ज्योग्राफी, यही थोड़ी करते रहेंगे। 1 साल के समय में हम सब कुछ करके आगे बढ़ेंगे बस, ठीक है। तो बेस्ट विशेस है आपके साथ, धीरे धीरे लेक्चर्स करते रहिए, धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ते रहिए, धीरे धीरे चीजों को पढ़ते रहिए और चीजों को रिवाइज जरूर करते रहिए। मिलूंगा मैं एक अपने नए लेक्चर्स के साथ कल, और तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।